हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं आपके क्लास 8 का यूनिट नंबर 1। तो चलिए, यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए यहाँ पे उस पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिल ही जाएगा। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आज के दौर में अगर हम देखने जाएँ तो दुनिया के कई देशों के पास अपना खुद का संविधान है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. यानी कि आज के दौर में अगर हम देखने जाएँ तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, पर ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि जो कंट्रीज़ जो हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा ही डेमोक्रेटिक हो। यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, डेमोक्रेटिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का, फिर आप डेमोक्रेटिक में एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का। तो ये सारी कंट्रीज़ क्या है? तो ये सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो हम आम जनता होती है वही एक लीडर को सिलेक्ट करती है, जबकि अगर हम चाइना और दुबई जैसी कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे राजाशाही यानी कि मोनार्की चलती है। उसमें क्या होता है कि पीपल किसी भी लीडर को इलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे जो राजा होते हैं ना उन्हीं की पीढ़ी राज करती रहती है। तो यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो सिर्फ उन्हीं के पास अपना संविधान हो। जो मोनार्की कंट्रीज़ है या फिर कोई और कंट्रीज़ है उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। फिर देखिए उसके बाद क्या बताया गया हमें, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस, यानी कि अगर हम देखने जाए तो जो हमारा संविधान है उसके कई सारे पर्पस होते हैं। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। पहले तो ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स ऐसे रेगुलेशंस बाहर निकालता है कि जिसकी मदद से सभी लोग जो है वो कंफर्टेबली रह सके। जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबानीज़ हैं वो लोग आ गए हैं और उन्होंने जो सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट कर दिया है। तो लोगों को वहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे ना ही कोई राइट्स मिलती है, ना ही खुद का कोई फ्रीडम मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता उन्हें। जैसे कि आप साउथ कोरिया में देख लीजिए, साउथ कोरिया में भी जो किम जॉन है उन्होंने कोई भी टाइप के रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो अपनी तरीके से बना के रखे हैं। कोई भी अपनी फ्रीडम जो है उसको एंजॉय नहीं कर सकता है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही हमें बनाना चाहिए कि जिस देश में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ही होने चाहिए कि जिस देश में सभी रहना पसंद करें। जैसे कि इंडिया की ही आप बात कर ले तो इंडिया में सारे टाइप का फ्रीडम जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइडेड होता है। सिटीजन्स जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंट्रीज़ में लोग रहना पसंद करते हैं। ऐसा ही हमें यहाँ बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो रहना पसंद करें। फिर देखिए उसके बाद, और पुट अनदर वे, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। और जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है वो हमें ये भी बताता है कि जो फंडामेंटल नेचर है हमारा सोसाइटी का वो कैसा है। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरीली अग्री ऑन ऑल इश्यूज़। यानी कि एक कंट्री जो होती है, एक देश जो होता है, वो अगर हम ज़्यादातर देखने जाएँ तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ से बना हुआ होता है। बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारी जाति के इंसान जो होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे इश्यूज़ में एक साथ खड़े रहेंगे और सारे इश्यूज़ में एक ही जैसा मत देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they believe all that the country should uphold. यानी कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे रूल्स बताए जाते हैं कि जिनमें जो पीपल जो हैं उस पर्टिकुलर देश के, उनको उसी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो गवर्नमेंट है वो स्मूथली रन कर सके और कोई भी टाइप के वाद विवाद ना आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स लिखे होते हैं उनको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और उन रूल्स को सभी फॉलो कर सके ऐसा उसे बनाया जाता है। फिर देखिए आगे हमें क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे हमें बताया गया है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ।
यानी कि यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दी गई है इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। नेपाल की हिस्ट्री यहाँ पे हमें बताई गई है कि जो कि हमारे नॉर्थ में पड़ता है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की, यानी कि अभी तक क्या था, तो नेपाल में राजाशाही चलती थी, यानी कि मोनार्की चलती थी। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting end to the powers of the king. यानी कि अभी तक अगर हम देखने जाए तो नेपाल में क्या था, तो नेपाल में राजाशाही चलती थी। राजा जो था वही राज करता था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन फैल गया, उनको वो राजाशाही नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने एक छोटा सा मूवमेंट चलाया, और वो जो मूवमेंट था वो काफ़ी सालों तक चला, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली राजाशाही जो थी वो ख़त्म हो गई, और आज जो नेपाल है वो हमारे सामने एक हिंदू कंट्री यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे उभर के आया है। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी, और वहाँ के जो लोग थे उनको एक नया संविधान लिखना पड़ा था ताकि वो नेपाल को एक नए डेमोक्रेटिक कंट्री के जैसे रिप्रेजेंट कर सकें। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. यानी कि ये लोग क्यों लड़ रहे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, अपने जो राजाशाही थी वो उनको पसंद नहीं आती थी, तो उन्होंने अपने ही तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि जिनमें ऐसे रूल्स हैं कि जो सभी फॉलो कर सके और किसी को भी किसी भी टाइप की परेशानी न आए। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या बताया गया है, as in the game of football in which a change in the consecutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from monarchy to democratic government, needs to change all its consecutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. यानी कि देखिए जैसे कि आपने फुटबॉल की गेम में देखा होगा कि जो रूल्स होते हैं जब वो चेंज होते हैं तो पूरी गेम जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही जब नेपाल मोनार्की से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना तो उसकी पहली नीड क्या थी, तो उसको पहले ही अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो संविधान है, उसके रूल्स जो है वो नए बनाने पड़े। तो इसी के लिए जो नेपाल के पीपल थे उन्होंने नए संविधान को एक्सेप्ट किया और अब वो उन्हीं के रूल्स फॉलो करते हैं, और इसी को हम नेपाल का स्ट्रगल जो है वो कह सकते हैं। नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है मोनार्की टू डेमोक्रेसी में मूव करने में। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या बताया गया है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है संविधान का, तो वो हमें हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम का पूरा नेचर हमें बताता है कि हमारी कंट्री का कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि अगर हम उदाहरण के तौर पे ले लें तो नेपाल का जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या बताया गया था, तो उसमें हमें ये बताया गया था कि जो कंट्री है, जो देश है, वो किंग के द्वारा रूल किया जाएगा और उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके ही द्वारा सिर्फ रूल किया जाएगा। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या बताया गया है, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision makings within these societies. यानी कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो कंट्रीज जो होती है, जो देश जो होते हैं जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटी बनाई है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है गाइडलाइंस जारी करने का, कि जहाँ पे डिसीजंस जो है वो हम आसानी से बना सकें। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दी गई है, पूरी एक सिचुएशन दी गई है हमें क्लासरूम की, ठीक है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट में अगर ये पूरी सिचुएशन मैं आपको समझाने जाऊँ तो इस पहले पैराग्राफ को पहले मैं रीड कर लेती हूँ। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होता है कि हम हमारे खुद के लीडर्स चूज़ करते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पे अच्छे से रूल कर सकें। However, there is always possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपना जो पावर है, अपना जो ओहदा है, अपना जो पद है, उसका मिसयूज़ करते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है कि वाद विवाद फैल जाते हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस होता है लोगों के साथ,
यहाँ पे हमें क्लासरूम की सिचुएशन दी गई है। इस पूरे क्लासरूम की सिचुएशन को मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है कि क्लास मॉनिटर को अपॉइंट किया गया है। एक टीचर बाहर गए थे तो उनके बिहाफ पे उन्होंने एक क्लास मॉनिटर को अपॉइंट किया। अब बात ये हुई कि यहाँ पे अनिल नाम का एक लड़का था, वो क्लासरूम में बैठा था और उसकी शायद मॉनिटर की उसके साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी थी। तो इसके लिए मॉनिटर ने क्या किया कि मॉनिटर ने ब्लैक बोर्ड पे अनिल का नाम लिख दिया और फिर मिसेस राव क्लासरूम में आई। तो मिसेस राव ने वो अनिल का नाम रीड किया और मिसेस राव ने अनिल को पनिशमेंट दे दी। पर अनिल ने तो कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ मॉनिटर ने तो अनिल के साथ अपनी दुश्मनी निकाली थी। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि लीडर्स कभी कभी क्या करते हैं कि लीडर्स कभी कभी जब अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, अपने ओहदे का, अपने पद का जब मिसयूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस जो है वो जनता के साथ हो जाता है। तो यही पूरी सिचुएशन में हमें बताया गया था। फिर देखिए उसके बाद, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स। यानी कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ होती हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स भी बताते हैं कि जो हमें बचाते हैं इन अथॉरिटी के मिसयूजेस से, कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कभी कभार करते हैं। In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws contained in the section of fundamental rights. यानी कि अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन संविधान में देखने जाएं कि जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे रीड करने वाले हैं, तो इसके ही रिलेटेड बहुत सारे लॉज जो हैं वो हमें फंडामेंटल राइट्स वाले कॉलम में, सेक्शन में दिए गए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास बुक। यानी कि क्या आपको पता है वो जो हम एक चैप्टर आता था हमें कि जो एक दलित राइटर पे था जिसका नाम ओम प्रकाश था। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित। और उस चैप्टर में आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश जो था उसने बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो था, भेदभाव जो था उसको फेस किया था क्योंकि वो दलित था। You read about how Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste, gender and place of birth। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये भी गारंटी देता है कि कभी भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारे धर्म या फिर हमारे स्किन कलर जो है, हमारा कास्ट जो है उसके बेसिस पर सभी को इक्वालिटी दी जाएगी। कोई भी टाइप का भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी भी दी गई है हमारे फंडामेंटल राइट के तौर पर। राइट टू इक्वालिटी यानी कि क्या, कि कोई भी टाइप का भेदभाव किसी भी इंसान के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या बताया गया है। तो अगर हम उसके बाद देखें तो उसके बाद हमें दूसरी एक सिचुएशन दी गई है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाली सिचुएशन पूरी है ये, तो इसे भी मैं आपको समझा देती हूँ। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन plays in the democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against the other less powerful group or people or groups. The storyboard below demonstrates one such situation in the classroom। यानी कि एक और अच्छा फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं उनमें वो कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनेंट ग्रुप को रोकता है। किस चीज़ से रोकता है? ताकि वो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उन पे अपना रौब न झाड़ सके। और ऐसी बात नहीं होती कि जो मेजॉरिटी होती है वही हमेशा पावरफुल रहे। तो यहाँ पे देखिए एक क्लासरूम की सिचुएशन बताई गई है। पीटी का लेक्चर था और उसमें क्या हुआ कि बॉयज़ जो थे और गर्ल्स जो थी वो दोनों बाहर आए खेलने के लिए। अब बॉयज़ को जो था खेलना था क्रिकेट और गर्ल्स को क्या खेलना था, तो गर्ल्स को बास्केटबॉल खेलना था। पर हुआ क्या कि बॉयज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। जो पीटी टीचर थे उन्होंने पूछा कि किन किन लोगों को क्रिकेट खेलना है, तो सारे बॉयज़ के हाथ जो थे वो खड़े हो गए और मेजॉरिटी बन गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बास्केटबॉल खेलने वाली जो लड़कियां थी वो माइनॉरिटी में आ गई और वो अपना बास्केटबॉल नहीं खेल सकी और उन्हें भी क्रिकेट ही खेलना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे इस सिचुएशन का क्या हुआ कि मेजॉरिटी ने अपना फ़ायदा उठाया और मेजॉरिटी ने फ़ायदा उठा के क्रिकेट भी अपने मनपसंद की चीज़ कर ली। ऐसा इस सिचुएशन में हम यहाँ बताया गया है। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। यानी कि ऐसा बिहेवियर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी होता है।
where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. यहाँ पे इन चीज़ों में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होती है वो अपने ही डिसीजंस को लागू करना चाहती है और अपने माइनॉरिटीज़ जो होती है, जो कम संख्या में होती है, उनको एक्सक्लूड कर देती है और उनके इंटरेस्ट का कोई भी ध्यान नहीं रखती हैं. As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority. और अगर हम देखने जाए तो हमने इस स्टोरी में भी देखा, हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो भी इस टायरनी से कभी ना कभी गुजरते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ज़रूर कभी ना कभी गुजरते हैं. फिर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स टू दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो एक और बात का ध्यान रखती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कभी भी एक्सक्लूड ना हो जाए, वो कभी भी बाहर ना निकल जाए किसी भी चीज़ से. माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखा जाए हमारे कंट्री में. Another reason why we have a constitution is to precisely prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा क्या, अनदर रीज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को रखने का, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसी टायरनी को प्रिवेंट करती है कि जो डोमिनेशन है वो माइनॉरिटी पे भारी न पड़ जाए. दिस कैन रिफ़र टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर. यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, ये हम रेफ़र कर सकते हैं एक डोमिनेटिंग, एक जो बॉयज़ हैं वो, जैसे कि हमने इस सिचुएशन में दिखा, डोमिनेंस कभी भी किसी का न चले, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बताता है. फिर देखिए उसके बाद हमें क्या बताया गया है, आई इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन एक्सेट्रा. यानी कि कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट ना हो, या फिर किसी एक कंट्री का अगर मतलब किसी एक जाति का अगर मेजॉरिटी हो तो कोई दूसरी जाति माइनॉरिटी ना बन जाए. ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर से रखता है. फिर देखिए उसके बाद भी हमें यहाँ पे दूसरी एक सिचुएशन दी गई है. सिचुएशंस यहाँ पे हमें बताई गई है कि कैसे कैसे सिचुएशंस हमारे डेली लाइफ में क्रिएट होती हैं. यहाँ पे हमें बताया गया है, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this? That we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and Constitution helps us to guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. यानी कि एक थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न क्या है ताकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारा ही खुद से बचाव करने के लिए. देखिए इस सिचुएशन को अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो पूरा सिचुएशन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन हमें क्या बताना चाहती है. अब यहाँ पे एक लड़की बताई गई है, ये लड़के की कल एग्ज़ाम है पर उसको एक टीवी शो देखना है. उसको टीवी शो देखने का भी बहुत मन हो रहा है, लेकिन उसकी एग्ज़ाम है तो उसको पढ़ाई भी करनी है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लड़की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, तो उसकी वजह से उसके मम्मी पापा ने टीवी प्रोग्राम को बंद कर दिया और बाद में वो लड़की थी उसने पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे दी. Similarly, the Constitution helps us to protect against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on larger principles that the country believes in. यानी कि देखिए कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार हम किसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उस चीज़ को कर बैठते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रिवेंट करता है उन चीज़ों को करने से. जैसे कि आपने देखा कि इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था टीवी देखने का, पर वो उस टीवी देखने का इफ़ेक्ट उसकी पढ़ाई पर आ सकता था और उसकी एग्ज़ाम जो थी वो ख़राब जा सकती थी. तो इसी के लिए यहाँ पे मम्मी पापा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे हम, ये जो लड़की है वो हमारे जैसे लोगों का रोल प्ले कर रही हैं. तो यहाँ पे जो मम्मी पापा जो कि जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, टीवी को ही ऑफ़ कर दिया ताकि उनकी बेटी का ध्यान न भटके और वो सही राह पे चल सके. तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गलत चीज़ों को करने से प्रिवेंट करता है और हमें सही चीज़ पे फोकस करवाता है. फिर यही यहाँ पे बताया गया है कि इसी टाइप का जो चीज़ है वो चलता रहता है. पूरे पैराग्राफ में मैंने जो आपको समझाया है वही दिया गया है, कुछ नया नहीं दिया गया है. तो देखिए आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं. आज मैंने जो 3 सिचुएशंस जो थी वो आपको समझा दी हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर से हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, उसको हम शुरू करेंगे. तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.